बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन, और इस राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन का बेसिकली पार्ट नंबर 2 है। और इस पार्ट 2 के अंदर हमने स्पेशल केस डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने राउथ टेबल को फॉर्म करना सीखा था और उसका एनालिसिस सीखा था। तो मैं इन शॉर्ट आपको ये बताऊँ कि यानी हमने ये देखना होता है कि कितने रूट जो हैं वो हमारे अगर तमाम के तमाम रूट लेफ़्ट हाफ प्लेन पर लाई करते हैं तो हम कहते हैं हमारा सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज़ हमारा सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम होता है। और उसके एनालिसिस के अंदर हमने ये बात की थी कि नंबर ऑफ़ रूट लाइज इन राइट हाफ प्लेन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर जितनी साइन चेंज होती है उतनी ही नंबर ऑफ़ रूट लाई करते हैं राइट हाफ प्लेन के अंदर, और अगर राइट हाफ प्लेन पर रूट लाई करते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में 2 स्पेशल केसेस हैं इसके। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1, द राउट टेबल सम टाइम विल हैव अ ज़ीरो ओनली इन फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो। तो ये पॉसिबल है कि राउट टेबल के अंदर आपके फर्स्ट कॉलम में या किसी भी रॉ के अंदर जो है वो ज़ीरो अपीयर हो जाए। तो आपको पता है कि जब किसी फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर ज़ीरो अपीयर होता है तो राउट टेबल को फॉर्म करने के लिए आपने उसको डिवाइड करना होता है, राइट। फर्स्ट कॉलम के जो नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड करना होता है। तो इन केस अगर वहाँ पर ज़ीरो अपीयर हो जाता है तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो जाते हैं और अनडिफाइन हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट कॉलम के अंदर ज़ीरो नहीं आ सकता, और अगर फर्स्ट कॉलम के अंदर ज़ीरो आता है तो आपने ज़ीरो को रिमूव करना होगा, क्योंकि उससे आपका रिमेनिंग राउट टेबल कंप्लीट नहीं हो सकता। और दूसरा ऑप्शन ये है, द राउट टेबल सम टाइम विल हैव एन इंटायर रॉ कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो। ये भी पॉसिबल है कि आपकी एक कंप्लीट रॉ जो है वो कंप्लीट रॉ जो है वो ज़ीरो बन जाए। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आपसे क्या कहते हैं? केस नंबर 1 में कहते हैं ज़ीरो ओनली इन फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम में किसी भी जगह पर ज़ीरो अपीयर हो जाए। तो याद रखिएगा, कभी भी जब ज़ीरो अपीयर हो जाता है तो आपके पास जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं वो नहीं लिखे जा जो रिमेनिंग रॉज हैं वो नहीं लिखी जा सकेंगी उसकी वजह से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रॉ इज़ ज़ीरो, किसी भी रॉ का फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल हो या फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई नंबर ज़ीरो हो, डिवीजन बाय ज़ीरो वुड बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द नेक्स्ट रो। आपको पता है ना कि नेक्स्ट रो फॉर्म करने के लिए आपको जो है वो ज़ीरो से डिवाइड करना पड़ेगा इसका। तो जब आप इसको ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो होगा कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एन एप्सिलॉन इज़ असाइंड टू रिप्लेस ज़ीरो। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं कि हम ना उस ज़ीरो को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह एक एप्सिलॉन लगा देते हैं उस फर्स्ट कॉलम के अंदर। वो एप्सिलॉन जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। हम फ़िलहाल उसको पॉजिटिव भी, या तो आप चाहें तो उसको पॉजिटिव सपोज कर लें या नेगेटिव सपोज कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है। हम फ़िलहाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लेकर देखेंगे। आफ्टर विच द साइन ऑफ द इंटायर इन द फर्स्ट कॉलम कैन बी डिटरमिन। तो जब तक आप उस ज़ीरो को एप्सिलॉन से रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो अपना राउट टेबल कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, और जब तक आप राउट टेबल कंप्लीट नहीं कर सकेंगे तो आप ये डिटरमिन नहीं कर सकेंगे कि फ़र्स्ट कॉलम के अंदर साइन कितनी चेंज हो रही है। नंबर ऑफ़ साइन चेंज आपको नहीं पता लगेगा। चले ज़रा प्रॉब्लम को देखते हैं। तो बेसिकली स्टेबिलिटी हम मालूम करने जा रहे हैं वाया एप्सिलॉन मेथड। तो जहाँ एप्सिलॉन मेथड लिखा होगा इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट कॉलम के अंदर कहीं ना कहीं ज़ीरो अपीयर हो रहा है, या किसी भी रॉ का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ज़ीरो हो रहा है। इसे हम मेथड नंबर 1 कह रहे हैं, और बेसिकली ये केस नंबर 1 ही था हमारा। केस नंबर 1 यानी फर्स्ट कॉलम के अंदर ज़ीरो का अपीयर होने वाला केस है। सपोज़ कीजिए डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। एक फिफ्थ ऑर्डर सिस्टम था जिसकी मैंने एक करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये लिखी हुई है। तो एप्सिलॉन मेथड से मुझे मालूम करना है। तो बस यहाँ पर शॉर्टकट में मैंने ये लिख दिया कि ज़ीरो विल अपीयर, वी रिप्लेस ज़ीरो बाय एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन याद रखना है कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, या लेस देन ज़ीरो भी आप इसको ले सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी क्वांटिटी होती है, मैं दोनों लेकर दिखाता हूँ। और आपको ये भी बताता हूँ कि आप अगर किसी एक को सपोज़ कर लेते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी जनाब। तो फर्स्ट अज्यूम अ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर द क्वांटिटी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके साइन क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम से देखकर सबसे पहला काम क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहला काम आपको अपने राउट टेबल को कंप्लीट करना होता है। तो राउट टेबल कंप्लीट करते हैं। ये बन जाएगा S5 एंड देन S4, S3, S2, S1 एंड S0। ठीक है जी। यहाँ पर इसके कोफिशिएंट लिखने होते हैं, ब्रेक कर गैप कर। तो पहले 1 लिखें, फिर आप ये देखें। ये मैं चूँकि पहले बता चुका हूँ तो मैं अब वापस से इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, कि इसमें कोफिशिएंट्स को आपने एक एक टर्म को छोड़ कर लिखना होता है, जैसे 1, 3 एंड देन 5 एंड देन 0, इस तरह लिखना होता है। तो अब आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा कि मैंने किस तरह राउट टेबल कंप्लीट किया और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
दिस इज़ 1 3 F5 यानी कंप्यूटेशन का काम अब आपके लिए। अब S4 आप क्या रखने वाले हैं? ऑफ कोर्स 2 6 एंड 3 रखने वाले हैं उस प्रॉब्लम को देखकर आप, ठीक है जी। अब इस राउट टेबल को कंप्लीट करते हैं तो S3 पता है आपको कि इसको इसके साथ जो है वो डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो पहले आप जो है वो नॉन लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट लेते हैं, फिर माइनस टाइम लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट लेते हैं, इससे उस माइनस का इशू रिजॉल्व हो जाता है और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप उसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से परफॉर्म करते हैं तो उसका आंसर वैसे भी नज़र आ रहा है आपको, दिस इज 6 - 6 6 - 6 0। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और ये रिज़ल्ट बन जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, इसको इसके साथ जब पेयर बनाते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, ये 7/2 आगे और जो कोई नंबर नहीं है तो चाहे तो 0 लगा दें या उसको ब्लैंक छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी है। अब नेक्स्ट में आपको पता है कि जब आप इन दोनों का पेयर आप इसके साथ बनाएंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे, आपको पता है ना कि जो फर्स्ट कॉलम में नंबर्स होते हैं उनसे आपको डिवाइड करना होता है। डिवाइड करेंगे तो जब ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 से डिवाइड होगी तो टोटली अनडिफाइन हो जाएगी। तो पहला काम ये करते हैं कि हम 0 को रिमूव कर देते हैं और अब हम इस 0 की जगह पर एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारा काम जो होगा वो एप्सिलॉन के थ्रू होगा। तो अब ये काम हो सकता है। अब अगेन इसके साथ पेयर बना लें तो पहले 6 एप्सिलॉन लिखेंगे, फिर माइनस टाइम दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। तो ये 6 एप्सिलॉन - 7 और डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन के साथ, तो ये रिज़ल्ट क्या आएगा? ये बिल्कुल वही तरीका है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिस इज 6 एप्सिलॉन - 7 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इसी तरीके से इसको 3, ये 3 हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अब आप जब इसको और इसके साथ पेयर बनाएंगे इसका, तो इसका एक बहुत बड़ा सा रिजल्ट निकल रहा है, वो निकल रहा है, ये कंप्यूटेशन आप खुद परफॉर्म करके देखिएगा। 42 एप्सिलॉन - 49 and -6 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एप्सिलॉन - 14। इसका रिज़ल्ट 0 आ रहा है, इसका भी रिज़ल्ट 0 आ रहा है, ऑफ कोर्स 0 ही आएगा। एंड देन फाइनली ये 3 हो जाता है, ये 0 हो जाता है और ये 0 हो जाता है। कैसे होता है ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, जिस तरह आप राउट टेबल को कंप्लीट करके देख सकते हैं। इस वाली वैल्यू को आप क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा क्योंकि काफ़ी बड़ी सारी वैल्यू है। सिर्फ कंप्यूटेशन है, बेसिक कंप्यूटेशन और कुछ नहीं है मेरे पास। तो ये आपने इसको चेंज कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन का पता कैसे लगेगा, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप एप्सिलॉन को या तो पॉजिटिव ले लें, तो पॉजिटिव ले लें। तो इस एप्सिलॉन की जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर अपनी आसानी के लिए +1 सपोज कर लीजिए या कोई भी पॉजिटिव नंबर सपोज कर लें, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, सिर्फ पॉजिटिव साइन ले लें आप इसकी जगह, तो ये पॉजिटिव साइन हो गई। फिर इसकी जगह नेगेटिव साइन ले लें आप, क्या होती है, तो आपने एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सपोज कर लेना है, देखिए जी। तो इसको फिल करते हैं। तो अगेन हम लिखते हैं कि ये जो S4 हो, सॉरी पहला जो था वो आपका S5 है, एंड देन S4, फिर S3, S2, S1 0, राइट। तो फर्स्ट कॉलम में जो पहला नंबर था आपके पास वो फर्स्ट 2 कॉलम्स तो ऑफ कोर्स ऐसे एज इट इज़ रहेंगे, ये बनेगा 1। अच्छा जी, अब यहाँ पर ज़रा आप देखिए कि सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर एप्सिलॉन की जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन है, इसके अंदर तो कोई एप्सिलॉन इन्वॉल्व ही नहीं है। लेकिन हमें पता है कि ये चारों वैल्यूज़ पॉजिटिव है ना, तो मैं अपनी आसानी के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की साइन लिख लेता हूँ, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर साइन होती हैं। तो ये वैल्यू चूँकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लेते हैं, ये भी पॉजिटिव थी, सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये 2, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली ना, ये सब पॉजिटिव है। अब ये तीसरे नंबर से एप्सिलॉन हमारा स्टार्ट होता है, तो मैं ज़रा इसको देखा। अब सपोज़ करें कि आप एप्सिलॉन को पॉजिटिव असाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जब आप एप्सिलॉन को पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर ये थर्ड नंबर आपका क्या था, थर्ड था आपके पास था एप्सिलॉन, ऐसे एप्सिलॉन। अब आप अगर एप्सिलॉन को पॉजिटिव लेते हैं और इस पॉजिटिव को यहाँ पर पुट करते हैं तो ऑफ कोर्स साइन इसकी पॉजिटिव बनेगी, और अगर एप्सिलॉन को आप नेगेटिव असाइन करते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं तो ऑफ कोर्स इसकी साइन नेगेटिव बनेगी, ठीक है। तो यार इस नेगेटिव साइन से घबराने नहीं, इन दो के साइन तो जो प्रॉब्लम में मौजूद है वही आपके पास एज इट इज़ रहेगी। अब आप चलते हैं इस वाली वैल्यू पर, ज़रा देखिए इस वाली वैल्यू पर चलते हैं। जी, तो अब आप चलते हैं अपनी फोर्थ वैल्यू की तरफ, इस पर चलते हैं। अब आप सपोज़ करें कि इस एप्सिलॉन को जो है वो आप पॉजिटिव असाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप इस एप्सिलॉन को पॉजिटिव लेते हैं, भाई सिंपली आप इसको यूँ लिख लीजिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव लिख लीजिए आप, -7 कर लें और यहाँ पर भी पॉजिटिव, क्योंकि हमें साइन से काम है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 6 - 7 ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और नीचे आ जाएगा पॉजिटिव, यानी साइन आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। तो साइन आपके पास आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है जी, समझ आई कुछ बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो वैल्यू थी आपके पास, वो वैल्यू थी आपके पास क्या, 6 एप्सिलॉन - 7 एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन।
अब जब एप्सिलॉन की जगह आप पॉजिटिव रखते हैं तो आपके पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव बन जाती है, और जब एप्सिलॉन की जगह आप नेगेटिव रखते हैं तो आपके पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब आप इस नेक्स्ट वाली वैल्यू को देखें। नेक्स्ट वैल्यू सपोज़ करो यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने एप्सिलॉन को जो है वो पॉजिटिव रख रहे हैं। एप्सिलॉन की जगह पॉजिटिव 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 सब जगह पॉजिटिव रखते हैं। तो पहले तो हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं। क्या थी ये वैल्यू आपके पास? ये वैल्यू थी 42 एप्सिलॉन माइनस 49 माइनस 6 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एप्सिलॉन माइनस 14। अब जब आपने ये कैलकुलेशन आप ख़ुद करके देखिएगा, यानी आप ये ख़ुद परफॉर्म करके देखिएगा, यानी 42 और एप्सिलॉन की जगह पॉजिटिव रखा, फिर माइनस का 49 किया, फिर माइनस 6 और एप्सिलॉन की जगह पॉजिटिव का स्क्वायर कर लिया, एंड देन पॉजिटिव 1 सपोज कर लें आप, एंड दिस इज़ पॉजिटिव पॉजिटिव एंड माइनस 14। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू निकला, और जब मैंने इसकी जगह नेगेटिव वैल्यू भी रखी तो आप ये ख़ुद कैलकुलेट करके देखिएगा, इसका आंसर तो पॉजिटिव रहा, लेकिन जब मैंने इसकी जगह नेगेटिव वैल्यू पुट की, माइनस 49 माइनस 6 माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एंड देन माइनस एंड माइनस टाइम और 14, तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो तब भी इसका आंसर पॉजिटिव ही बना। तो आप ये दोनों आंसर्स को आप खुद वेरीफाई करके देखिएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो था आपके पास वैल्यू वो 3 थी, तो ऑफ कोर्स 3 पर पॉजिटिव और नेगेटिव तो है नहीं, तो ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव जो भी साइन होगी वही रहेगी आपके पास। ठीक है जी, यहाँ तक की बात उम्मीद है कि आपके समझ आ गई होगी। अब ये आपने देखना है, ये मैंने सारे नंबर्स जो फर्स्ट कॉलम में लिखे हुए थे उन्हीं को लिखा है, और ये फर्स्ट कॉलम की ही मैंने साइन निकाली है। अब ज़रा यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आप साइन चेंज को देखिए। देखिए जो फर्स्ट साइन चेंज है वो यहाँ पर हो रहा है, ये आपका फर्स्ट साइन चेंज आ गया, और जो सेकंड साइन चेंज है वो यहाँ पर हो रहा है, यानी इन शॉर्ट यहाँ पर 2 साइन चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास 2 साइन चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट साइन चेंज यहाँ मिल रहा है, और जो सेकंड साइन चेंज है आपके पास वो यहाँ पर मिल रहा है। तो बताने वाली बात यहाँ पर यह है कि इधर आप पॉजिटिव वैल्यू लें या नेगेटिव वैल्यू लें, साइन चेंज यानी नंबर ऑफ साइन चेंज दोनों में इक्वली होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी साइन चेंज आपके डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो साइन चेंज 4 निकलें, और नेगेटिव लेते हैं तो साइन चेंज 3 हो गए, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। तो इस बात को आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। तो यही जो अब इसका एनालिसिस वाला पार्ट है उसको हम ज़रा लिख लेते हैं, ताकि ये वाली जो बात है हमारी फाइनल हो जाए। तो पॉजिटिव एप्सिलॉन है आपके पास, ये जो एप्सिलॉन आपने पॉजिटिव लिया है, ये क्या इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट चेंज है, यानी मैं इतना डिटेल से फ़िलहाल लिख लेता हूँ। फर्स्ट साइन चेंज जो है वो फर्स्ट साइन चेंज किन दो के दरमियान हो रहा है, वो हो रहा है आपका S3 to S2। ठीक है जी, और इसी तरीक़े से जो आपका सेकंड साइन चेंज है, सेकंड साइन चेंज, ये सेकंड साइन चेंज क्या हो रहा है, S2 to S1 के दरमियान हो रहा है। ठीक है जी, तो अब आप ये बताइए कि नंबर ऑफ़, ये नो नहीं लिखा हुआ, नंबर ऑफ़ साइन चेंज, नंबर ऑफ़ साइन चेंज जो होता है इसके एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, ये बराबर होता है नंबर ऑफ़ रूट्स इन राइट हाफ प्लेन, नंबर ऑफ़ रूट्स इन राइट हाफ प्लेन। तो बताओ नंबर ऑफ़ साइन चेंज कितनी है, फॉर एग्जांपल 2 है, तो इसका मतलब है रूट राइट हाफ प्लेन पे कितने हैं, राइट हाफ प्लेन पे, तो 2 रूट इसके राइट हाफ प्लेन पर हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें कोई भी एक रूट भी अगर आपको एटलीस्ट राइट हाफ प्लेन पर मिलता है तो इट मीन्स जो है वो आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा। अच्छा, ये तो पॉजिटिव एप्सिलॉन क्या हो गया। इसी तरीके से आप चाहें तो नेगेटिव एप्सिलॉन के लिए देख लें। नेगेटिव एप्सिलॉन में क्या हो रहा है भाई, नज़र आ रहा है यहाँ पर जो फर्स्ट साइन चेंज है, यानी जो फर्स्ट चेंज आपको दिख रहा है वो दिख रहा है S4 से लेकर S3 तक, और जो सेकंड चेंज आपको नज़र आ रहा है वो सेकंड चेंज है आपका किससे, S3 से S2 तक। तो ऑफ कोर्स आपके भी यहाँ पर भी जो है वो 2 रूट जो है वो राइट हाफ प्लेन पर हैं, 5 हैं, तो रिमेनिंग जो 3 रूट्स हैं वो लेफ़्ट हाफ प्लेन पर हैं। तो ऑफ कोर्स सारे रूट तो लेफ़्ट हाफ प्लेन पर लाई नहीं करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये सिस्टम अनस्टेबल है, यानी जब भी राइट हाफ प्लेन पर रूट मिलते हैं वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। अच्छा जी, ये मैं चाहूँ तो मैं इसको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ग्राफिकली स्केच करके भी दिखा सकता हूँ कि ये सिस्टम की यानी सिस्टम की स्टेबिलिटी को, और कई तरीके हैं जिनके थ्रू उसको देखा जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपके जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हम सेकंड की बात करते हैं
कि स्टेबिलिटी वाया द रिवर्स कोफिशिएंट, ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर हमने एप्सिलॉन यूज़ किया। अगर हम एप्सिलॉन यूज़ ना करना चाहें तो हम जो है वो एक और तरीका है हमारे पास, इसी का एक समझो एक ऑल्टरनेट मेथड है कि उसमें बगैर एप्सिलॉन यूज़ किए हुए भी हम अपनी स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी वो जो फर्स्ट कॉलम के अंदर ज़ीरो का इशू था उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या कहता है, दे अनदर मेथड दैट कैन बी यूज्ड व्हेन अ ज़ीरो अपीयर ओनली इन फर्स्ट कॉलम ऑफ अ रॉ is derived from the fact that the polynomial that has the reciprocal root of the original polynomial has its root distributed the same half plane। तो याद रखें कि ये बताता है, ये है अभी हम प्रूफ का कभी देखते हैं कि अगर हम जो रूट्स जो अगर एक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, अगर उस ओरिजिनल पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएं तो याद रखें कि उसकी जो रूट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाफ प्लेन सेम रहता है, सेम राइट हाफ प्लेन पर रहते हैं, यानी वो चेंज नहीं होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल से आप एक रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, रेसिप्रोकल रूट के एक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, तो अगर आपके पास जो है वो राइट हाफ प्लेन में जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल के रूट थे तो रेसिप्रोकल के भी वैसे ही रहेंगे। ये भी हम एग्जांपल में समझते हैं कि वो राइट हाफ प्लेन पर हों या वो लेफ़्ट हाफ प्लेन पर हों या वो इमेजिनरी, यानी ये यूँ समझ लें कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल जैसा रिजल्ट देगी वैसे ही रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल भी वैसे ही रिजल्ट देगी आपको। अब ये रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल है क्या, ज़रा देखते हैं। करना ये होता है कि टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट वैल्यू डज नॉट मूव इट इन अदर रीजन। ठीक है जी। दस इफ़ वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल, ये मैं यूँ कर लेता हूँ, इफ़ कैन वी फाइंड द पॉलिनोमियल दैट हैज़ द रेसिप्रोकल रूट ऑफ द ओरिजिनल it is possible that the route table for the new polynomial will not have zero in first column। तो कभी अगर आप ऐसा करते हैं कि आपके पास जो है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर ज़ीरो इन्वॉल्व होता है तो आप जो है वो अपनी एक ऐसी नई पॉलिनोमियल बना लें जिसके रूट रेसिप्रोकल हों, तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास जो है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर ज़ीरो ना आए। ठीक है जी। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है कि जब आप रूट रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी पर कोई फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। इन फर्स्ट कॉलम दिस मेथड इज़ यूजुअली कंप्यूटेशनली ईजियर दैन द एप्सिलॉन मेथड। एप्सिलॉन में एप्सिलॉन एक अननोन हो जाता है तो आगे की कंप्यूटेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी तो छोटी एग्जांपल्स हैं इसलिए कंप्यूटेशन आप कर पाते हो, लेकिन अगर आपके पास अननोन पैरामीटर एक इक्वेशन के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये कंप्यूटेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक साइंटिस्ट है फिलिप्स ने 1991 के अंदर प्रपोज़ किया था। अब जो बात मैं कह रहा हूँ वो मैं ज़रा आपको उसको डिराइव करके दिखाता हूँ ताकि शायद आपको ये बात समझ आ जाए। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल के साथ हैं इसलिए इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा। सपोज़ कीजिए कि ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास an-1 sn-1 प्लस, वैसे ऐसा जिसकी नीड नहीं थी लेकिन चले हम इसको भी कर लेते हैं, प्लस a0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। मान लें कि ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। सपोज़ कीजिए कि मैं रिप्लेस करता हूँ एस को किसके साथ, 1/d के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पर d क्या है, देन d will have roots which are reciprocal, वही रेसिप्रोकल ऑफ s। ठीक है, इसको आप क्या करते हैं 1 में डाल दीजिए। ठीक है जी। क्या ये बात समझ आ गई आपको। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हम सपोज़ करते हैं कि s बेसिकली इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसको रेसिप्रोकेट कर लिया, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी s इज़ इक्वल टू 1/d कर लिया। हम कहते हैं कि d विल हैव द रूट विच आर रेसिप्रोकल ऑफ s। ठीक है जी। s का रेसिप्रोकल हो गया ना, यानी आप d लिखते हैं तो ये 1/s हो जाता है, तो s हो गया 1/d। तो अगर हम इसको उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी रेसिप्रोकेट करते हैं तो क्या होगा, s की जगह आपने इसका रेसिप्रोकेट रख दिया, ये थोड़ा मुश्किल नाम है, और ये आ जाएगा an-1, ये बन जाएगा 1/d पावर n-1 n प्लस 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 डॉट, यहाँ पर आ जाएगा a1, s की जगह पर आपने 1/d लिख दिया और ये a0 एज इट इज़ रह गया इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि 1/d पावर n को अगर आप कॉमन ले लें, 1/d पावर n को अगर आप कॉमन ले लें तो बताएं क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा an-1, यहाँ हो जाएगा 1/d एंड देन पावर -1, चूँकि
n जो है वो निकल गया इसमें से पावर -1। और इसी तरीके से सिमिलरली ये वाली जो टर्म है आपके पास बन जाएगी a1 1/d n पावर आ जाएगी 1 - n, और यहाँ पर हो जाएगा a0 n 1/d पावर -n। ठीक है जी, चूँकि यहाँ पर तो टर्म मौजूद ही नहीं थी तो पावर माइनस में लिखी जाती है। तो ये वाली टर्म तो यहाँ पर जाकर 0 के इक्वल हो गई है। ठीक है जी, ये तो एलिमिनेट हो गई। अब ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, ये जो पॉलिनॉमियल्स हैं, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, इनको आप ज़रा देखिए कैसे लिख रहे हैं। इनको लिख रहे हैं हम 1 प्लस जी जनाब, ये आ गया a n-1, और इसे आप लिख सकते हैं d पावर, इसके ऊपर पावर -1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर d बन गया, इससे सिंपल d हो जाएगा। और इसी तरीके से ये बन जाएगा a, और अगर आप इसको ऊपर लिख जाएंगे तो ये बन जाएगा d, और उसके ऊपर पावर आ जाएगी n-1, और इसी तरीके से ये हो जाएगा a0 एंड देन d पावर n इज़ इक्वल टू 0। और हमने यहाँ पर ये डिफ़ाइन किया था कि d जो है वो बेसिकली रेसिप्रोकल रूट है इसका। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस a n-1 n 1/s n प्लस 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 सो ऑन, दिस इज़ a1 1/s पावर n-1 प्लस a0 1/s पावर n इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है आपको? show that the polynomial with the reciprocal root is a polynomial with the coefficient written in reverse order में लिखा गया, यही बात। तो क्या बात यहाँ पर शो हो रही है? शो ये हो रही है, ज़रा इसको ज़रा देखिए, ओरिजिनल को देखिए। देखें ओरिजिनल के अंदर s यहाँ पर था, तो इसको जब आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये 1/s बन रहा है और वो इधर शिफ्ट हो रहा है, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो जो है वो s की जगह पर आ रहा है। ज़रा नोट कर रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, यानी यहाँ पर ये देखिए a1 है, a1 के साथ जो s लिखा हुआ है ये आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर, ये वाला जो कोफिशेंट है 1/s n-1 बन रहा है। ये देखिए 1/s n-1, इसको ऐसे लिख लें तो ये इसके रेसिप्रोकल हो रहा है, यानी ऑर्डर रिवर्स हो रहे हैं इसमें। तो ये क्या करता है, फ़िलहाल अगर ये बात आपकी नहीं समझ आई है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है, आपने इसको अटैम्प्ट करने का तरीक़ा सीखना है। ये क्या शो करता है? शो दैट द पॉलिनॉमियल विद रेसिप्रोकल रूट्स is a polynomial with coefficient written in reverse order। राइट, तो बस अब आपने सिर्फ करना ये है कि आपने जो रेसिप्रोकल पॉलिनॉमियल फॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल अगर 0 आता है, रेसिप्रोकल पॉलिनॉमियल का फॉर्म करने का मतलब ये है कि आपने ये जो कोफिशेंट हैं इनमें वैल्यूज़ के ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। अब ये कैसे रिवर्स होते हैं ये मैं आपको ज़रा अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर, सपोज़ ये एग्जांपल नंबर 3 है, इसको हम वापस अटैम्प्ट करते हैं, इसको रीडू कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो ये एग्जांपल हम रीडू करते हैं। देखें एग्जांपल थी आपके पास p ऑफ s इज़ इक्वल टू s पावर 5 प्लस 2s4 प्लस, हमने इस एग्जांपल को इसीलिए चूज़ किया, एक तो टाइम सेफ होगा, और दूसरा इस एग्जांपल को जब हमने सॉल्व किया था तो हमें पता लगा था कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर एक अदद 0 आ रहा है। ठीक है जी, तो अगर इसके अंदर 0 आ रहा है तो अब आप क्या करने वाले हैं इसको, तो पहला काम ये करें कि एप्सिलॉन यूज़ ना करें, इसको रिवर्स कर लें। अब देखें ये रिवर्स कैसे होगा। रिवर्स होने का मतलब ये है कि इसका जो कोफिशेंट है ये फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, तो इस 3 को इसका कोफिशेंट बना दे और इसका कोफिशेंट जो 1 है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो कैसे लिखेंगे आप इसको लिखने वाले हैं 3s5, और इसका जो कोफिशेंट 1 है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ कहीं दूर लिख दिया। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये सेकेंड टर्म है, ये मैं इसको इस तरह मैप भी कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है जी, तो अब आप इन दोनों को रिप्लेस कर दें, यानी अब आपके पास क्या होने वाला है नेक्स्ट टर्म, ये बनने वाली है
S4 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर ये जो 5 है ये 2 से चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2S। इसी तरीक़े से बीच वाली टर्म में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 6S3 और यहाँ पर आ जाएगा 3S2n प्लस। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब आप जल्दी से इसका एक नया राउट टेबल में फॉर्म कर लें। तो मैं इसका एक नया राउट टेबल बना लेता हूँ। तो बना कर देखते हैं इसको। तो ये बन जाएगा S⁵, S4, S3, S2, S1 एंड S0। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इसके कोफिशिएंट लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे कोफिशिएंट, पहले 3 लिखना होगा, फिर 6 और फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 के लिए क्या लिखेंगे आप, 5, 3 एंड 1। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 4.2। नोट कर रहे हैं यहाँ पर आपका आंसर अब 4.2 हो गया। पहले यहाँ पर इसका आंसर 0 आ रहा था, तो और यहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ा, 1.4 एंड 0। ये आंसर बन रहा है आपका 1.33 और ये आ जाएगा 1। तो कैलकुलेट आप खुद कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कई दफ़ा राउट टेबल फॉर्म करना बता चुका हूँ। 1.75 एंड देन 1। तो मैं यहाँ पर लाइंस बना लेता हूँ, कहीं आप इन लाइन से कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये मैंने इस तरह लाइंस बना ली हैं इसकी। ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए। तो नोट करें कि यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को जब हमने ओरिजिनल फॉर्म में किया था तो यहाँ पर हमें 0 आ गया, तो एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। तो यहाँ एप्सिलॉन की ज़रूरत नहीं, रेसिप्रोकल करने से एप्सिलॉन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ इस सिस्टम की स्टेबिलिटी पर भी मज़े की बात यह है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर साइन चेंज देखिए कहाँ पर हो रहे हैं, देखिए साइन चेंज अगेन 2 साइन चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर 2 साइन चेंज मिल रहे हैं, 2 साइन चेंज। जैसे वहाँ पर भी हमें 2 साइन चेंज मिले थे। कौन कौन से, एक साइन चेंज मिल रहा है S2 टू S1 और सेकंड साइन चेंज कौन सा मिल रहा है S1 टू S0। तो ये जो जितने 2 साइन चेंज होते हैं ये इक्वल होते हैं रूट्स इन राइट हाफ प्लेन। ये बराबर होते हैं रूट्स इन राइट हाफ प्लेन, राइट। तो इसका मतलब ये कि 2 रूट्स जो हैं वो राइट हाफ प्लेन पे, इट मीन्स 2 रूट्स लाइज इन राइट हाफ प्लेन। तो अगर 2 रूट आपके राइट हाफ प्लेन पे होते हैं, ऑफ कोर्स एक भी होता है, तो वो सिस्टम आपका अनस्टेबल होता है। तो ये आपका सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका एक अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये मैंने केस 1 आपके सामने डिस्कस किया। इस केस 1 में 2 डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते थे और वो दोनों ही ऑप्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए कि केस 1 में एक तो एप्सिलॉन के थ्रू हमने इसको सॉल्व करके देखा, ये देखें यहाँ पर मैंने बताया। और दूसरा केस 1 में ये है कि अगर हम उस पॉलिनोमियल्स के ऑर्डर को रिवर्स कर लें तब भी जो है वो हम अपने एक एप्सिलॉन की हमें ज़रूरत नहीं होती है और फर्स्ट कॉलम से ऑटोमेटिकली हमारा रूट जो है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने चैप्टर जो राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन था, यहाँ पर इसका जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 यहाँ पर एंड होता है, पार्ट 2 अब यहाँ पर एंड होता है। तो हमने 2 केसेस हमने पढ़ने हैं। तो केस 1 हमने डिस्कस कर लिया। इस केस नंबर 1 के अंदर जो है अगर फर्स्ट एक 0 आ रहा हो तब हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसको इसी कंटिन्यूशन में आप ज़रूर देखते रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसको, और आप इसको इसी कंटिन्यूशन में देखते रहें। तो इंशाल्लाह इसका जो थर्ड और लास्ट पार्ट है, आई होप कि वो लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ चूँकि बढ़ जाती है तो मैं फिर इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। लेकिन अगर आप इसको 1 गो में देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएंगी। तो इसके लास्ट पार्ट के अंदर हम इसका लास्ट ऑप्शन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इंटायर रॉ 0 हो जाती है, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है और जिसकी एक इंटायर रॉ 0 बन जाती है, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।